क्या आपको पता है कि सन की तानाशाह किम जोंग उन के देश यानी नॉर्थ कोरिया का एक जुड़वा भाई भी है जो अपने लोगों को बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की तानाशाह सरकार की तरह ही टॉर्चर करता है। क्यों चौंक गए ना? ये सोचकर कि किम जोंग उन से ज्यादा सन की कोई आखिर कैसे हो सकता है? वेल, ये बिल्कुल सच है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां नेट और नेटवर्क बहुत मुश्किल है। यहाँ मोहब्बत का शहर भी है और नर्क का दरवाजा भी। यहाँ लोग डरे सहमे रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा काम है सरकार की जी हजूरी करना। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपको बताते हैं उस देश के बारे में जिसकी खोज खबर सोशल मीडिया के दौर में भी कम ही होती है। साथ ही बात उस तानाशाह की भी होगी जो तानाशाही के मामले में किम जोंग उन का भी बाप है। अब यूं तो दुनिया में करीब 200 के आसपास देश हैं जिनमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी बोली भाषा है, अपने धर्म है, अपनी अपने रीति रिवाज है। इन्हीं लोगों की एक चुनी हुई सरकार भी है और उनके अपने अपने कानून भी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां नेता ही भगवान है, किताबों में उन्हीं का गुणगान है और कानून भी एक से एक महान है, तो क्या होगा? दरअसल यहाँ बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान की। जी हाँ, जो बाकी की दुनियादारी से दूर, विश्व पटल पर अपने काम या फिर अपने नाम से ख्याति पाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। ये मुल्क ऐसा है जो लाइमलाइट से दूर अलग थलग रहना ही पसंद करता है, न किसी दूसरे मुल्क के साथ मैटर में दखल देता है और न किसी दूसरे की इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता है। ऐसे में इस देश के कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, मगर जितना भी जानते हैं उसे सुनकर इनकी तुलना किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया से करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए चलिए हम आपको तुर्कमेनिस्तान की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं जिनसे दुनिया के कई देश और लोग बिल्कुल अनजाने। जैसे तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास अपने लिए नाक के बराबर अधिकार हैं। सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। चुनाव नाम मात्र के ये होते हैं और जो होते भी हैं उनमें जबरदस्त धांधली होती है और सिटिंग राष्ट्रपति हमेशा की तरह जीतता जाता है। देश की सारी दौलत भी सरकार के पास है और हर जगह धड़ल्ले से घूसखोरी होती है। धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता है और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलने की जुर्रत करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि जवान लड़कों की दाढ़ी मूंछ जैसी निजी चीजों पर भी सरकार का कंट्रोल रहता है। कहते हैं यहाँ पर युवाओं के दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी है। हालांकि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दाढ़ी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह नॉर्थ कोरिया में भी हेयर स्टाइल रखने को लेकर सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन है जिसका उल्लंघन करने पर पनिशमेंट दी जाती है। खैर, तुर्कमेनिस्तान के आड़े तिरछे नियम कायदों के सामने लेंथ ऑफ दाढ़ी मूंछ पर बात करना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा तरबूज को तवज्जो दी जाती है। पढ़ाई लिखाई और मीडिया का तो हाल ही ना पूछिए। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या है, इसे समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानना होगा। दरअसल तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के दक्षिण पश्चिम में एक तुर्की देश है जो 1925 से 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। मगर जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उनमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुआ, जिसमें करीब 90% आबादी मुस्लिमों की थी। और यहीं से शुरू हुई तुर्कमेनिस्तान के दूसरे नॉर्थ कोरिया बनने की कहानी। साल था 1991, जब सोवियत संघ से अलग हो चुके तुर्कमेनिस्तान की कमान सफर मुराद नियाज़व ने संभाली, जिन पर जिम्मेदारी थी देश की ठोस नींव रखने और उसे एक नई दिशा में ले जाने की। लेकिन नियाज़व ने इसका ठीक उल्टा किया और खुद को यहाँ के लोगों का खुदा बनाने में जुट गए। उन्हें हेड ऑफ द तुर्कमेन्स कहा जाने लगा और न सिर्फ तुर्कमेन्स का मुखिया बल्कि उन्हें तानाशाह होने में किम जोंग उनका भी बाप माना जाने लगा। अब यूं तो तुर्कमेनिस्तान की खबरें ज्यादा बाहर निकलकर नहीं आती, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नियाज़व बहुत ही अजीबोगरीब फैसले लेने वाले राष्ट्रपति थे। सत्ता के नशे में इस कदर चूर थे कि लोगों को अपने पैर की जूती समझते थे। उन्हें किसी भी तरह का विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें वो लोग बिल्कुल नागवार गुजरते थे जो उनके फैसलों के खिलाफ किसी भी तरह का सवाल उठाते थे। साल 2003 में तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो भी उनकी पॉलिसीज को क्वेश्चन करेगा उसे गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। बताते हैं कि 2001 में नियाज़व ने अपने देश के 2 सबसे बड़े सेक्टर्स में मनमाने रवैये के साथ भारी फेरबदल किया, जो हेल्थ और एजुकेशन थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2005 आते आते देश की राजधानी अशगाबद के बाहर सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज बंद करवा दी गई। साथ ही खास मकसद के तहत एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल किताब रूहनामा लिखी गई, जिसे अंग्रेजी में द बुक ऑफ द सोल यानी रूह की किताब कहा जाता है। कहते हैं रूहनामा एक ऐसे व्यक्ति के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक है साहब, जिसका मकसद लोगों के जहन में खुद को सदियों के लिए स्थापित करना था। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे नियाज़व ने बनाया ही इसलिए था कि वो अपने विचारों को देश के लोगों पर थोप सके और पूरा समाज उनका गुलाम बन सके।
इस किताब में उन्होंने खुद का जबरदस्त तरीके से महिमा मंडन किया, खुद को एक महान शासक के रूप में पेश किया और मुल्क की आवाम को फैसलों का पालन करने के लिए, यही नहीं, खुद को लार्जर दैन लाइफ पोर्ट्रेट करते हुए उन्होंने अपने विचारों को धार्मिक रूप दे दिया, अंधविश्वास और रहस्यवाद को बढ़ावा दिया और विज्ञान और तर्कशील बातों का खंडन किया। न्याज़व जानते थे कि अगर लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़नी है तो पकड़ जड़ से बनानी होगी। यही वजह रही है कि उस वक्त रूहनामा को तुर्कमेनिस्तान के हर स्कूल, यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक में अनिवार्य कर दिया गया। रूहनामा पढ़ना और याद करना स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वाले मुलाजिम तक के लिए कंपलसरी कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ने इस किताब को सभी मस्जिदों में भी रखने का आदेश दिया और अगर कोई इससे इनकार करने की हिमाकत करता तो धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया जाता, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूहनामा ने यहाँ के समाज पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। नस्लें जब तक सही गलत में अंतर समझ पाती तब तक उनके दिलो दिमाग में रूहनामा छप गया। न्याज़व के विचारों का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ा और जो लोग इन विचारों का विरोध करते उनका दमन किया जाने लगा। कहते हैं तानाशाह न्याज़व ने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसों का भी खूब नाजायज इस्तेमाल किया है, जिसकी तुर्कमेन समाज को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत में स्टेट मनी का बड़ा हिस्सा, जो कि करीब करीब देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आधे से ज्यादा बताया जाता है, उसे एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल फंड में डाल दिया जाता है और इसका मकसद उन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देना फाइनल किया गया जो प्रेसिडेंट की प्रेस्टीज से जुड़े हुए थे। इसमें न्यूट्रलिटी आर्क जैसा आर्किटेक्चर भी शामिल है। लोगों के अधिकारों का हनन करते हुए न्याज़व ने बैलेट, ओपेरा और सर्कस जैसे मनोरंजन को भी बैन कर दिया। उन्होंने इन सब चीजों को अपने देश की संस्कृति के खिलाफ बताया। वैसे तानाशाह अपनी सरकार के लोगों पर भी काफी सख्त और डोमिनेटेड थे, क्योंकि एक बार दिल की सर्जरी के बाद जब न्याज़व ने स्मोकिंग छोड़ी तो उन्होंने अपने मंत्रियों को भी धूम्रपान छोड़ने का आदेश दे दिया और सार्वजनिक जगहों पर भी धूम्रपान बैन करवा दिया। न्याज़व इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड थे कि अपने दौर की इमारतों, शराब की बोतलों, घड़ियों और देश की सारी मुद्राओं पर खुद की तस्वीरें छपवा दी। उन्होंने सप्ताह के दिनों, साल के महीनों, चांद पर एक गड्ढे, घोड़े की एक नस्ल, एक नहर, एक शहर और कई विचारों और स्थानों के नाम अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर रखवा दी। हालांकि न्याज़व के निधन के बाद देश की बागडोर राष्ट्रपति गुरबांगली बर्डीमुखामेडोव ने संभाली और तुर्कमेनिस्तान में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। रूहनामा को स्कूलों से हटा दिया गया और न्याज़व के अजीबोगरीब फैसलों में बदलाव शुरू कर दिया गया, मगर फिर भी रूहनामा का प्रभाव अभी भी तुर्कमेनिस्तानी समाज पर देखा जा सकता है। गुरबांगली ने भी 2022 तक देश चलाया और कई ऐसे फैसले लिए जो बेहद अजीब थे। वहीं उनके निधन के बाद सत्ता सेरदर बर्डीमुखामेडोव के हाथ आई, जो तुर्कमेनिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। वैसे आज भी हालात कुछ ज्यादा नहीं बदले, इसलिए अगर आप तुर्कमेनिस्तान को एक्सप्लोर करना भी चाहें तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की वीजा व्यवस्था इतनी मुश्किल है कि आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको यहाँ पर्यटकों की संख्या भी काफी कम दिखेगी, खासकर कोविड के बाद से तो यहाँ की सरकारों ने लंबे समय तक तुर्कमेनिस्तान को बाहरी दुनिया के लिए बंद कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस देश में इतना सब कुछ चल रहा है तो अब जो बिग ब्रेकिंग न्यूज वाली मीडिया और तुरंत वायरल कर देने वाले सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ के लोग क्यों खुद पर हो रहे जुल्म की तस्वीरों को दुनिया के सामने नहीं रखते? तो जवाब साहब ये है कि तुर्कमेनिस्तान के लोगों का जीवन इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने तक की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि इस देश में फोटोग्राफी करने पर भी मनाही है। तो सोचिए जरा कैसे आप तक या फिर हम तक इनसे जुड़ी खबरें आ पाएंगी। मीडिया और पब्लिकेशन भी यहाँ पर सरकार का जबरदस्त इनका होल्ड है। देश के लगभग सभी टीवी चैनल्स, अखबार, मैगजीन इत्यादि पर सब सरकार के ही हैं। यहाँ प्राइवेट मीडिया भी है, लेकिन उन्हें क्या खबर दिखानी है और क्या नहीं, इसके लिए भी सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ती है और सरकार के बारे में अच्छा ही दिखाना पड़ता है। यही वजह है कि मीडिया की आजादी के मामले में तुर्कमेनिस्तान हमेशा से ही सबसे निचले स्तर पर रहा है। वैसे नॉर्थ कोरिया की ही तरह यहाँ भी कई तरह के सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम शामिल हैं। यही नहीं, लगभग हर वेबसाइट बैन है, जिसमें देश से बाहर टिकट बुक करने वाली बड़ी एयरलाइन साइटें भी शामिल हैं। यहाँ के मीडिया चैनल्स में बाहरी दुनिया के रीति रिवाज और साहित्य दिखाने पर भी पाबंदी है। हालांकि तुर्कमेन साहित्य को बढ़ावा देने की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन एक समय तो ऐसा भी रहा है जब सरकार ने न्याज़व की किताब रूहनामा को इतना ज्यादा महत्व दिया कि बाकी सभी किताबों को छापने पर ही रोक लगा दी। यही नहीं, सफर मूरत न्याज़व ने तो वीडियो गेम खेलने और कार रेडियो सुनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मगर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस देश में भारतीय फिल्मों का काफी क्रेज है साहब। बॉलीवुड फिल्मों के वाइब्रेंट कलर्स,
कैची म्यूजिक और ड्रामेटिक स्टोरी लाइन्स को यहाँ खूब पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। इसका उदाहरण हमें कुछ साल पहले देखने को मिला जब 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए और यहाँ के बच्चों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता पीएम मोदी को गाकर सुनाया। वैसे हिंदुस्तानी सभ्यता की बात ही कुछ निराली है। खाना हो या गाना, एक बार जुबान पर अगर चढ़ जाए तो फिर उससे पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वैसे तुर्कमेनिस्तान में तरबूज भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसे यहाँ बड़ी तवज्जो दी जाती है। हर साल अगस्त महीने के दूसरे रविवार को यहाँ एक खास तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे मेलन डे कहा जाता है। इस दिन देश में उगने वाले तरह तरह के तरबूजों को सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल आज से नहीं बल्कि साल 1994 से मनाया जा रहा है। मेलन डे देश की राजधानी अशगाबाद में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान अलग अलग तरह के तरबूजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इनसे बनी हुई स्वादिष्ट डिशेस भी चखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ नाच गाने और मेले का भी इंतजाम किया जाता है। इस दिन तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति देश के सबसे अच्छे तरबूज उगाने वालों और कलेक्ट करने वालों को भी सम्मानित करते हैं। गोल्डन मेलन्स ऑफ द गोल्डन एज इस नाम की एक प्रतियोगिता होती है जिसमें जीतने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है। मेलन्स को मिलने वाली इज्जत के बाद अब जरा यहाँ की गाड़ियों पर भी नजर दौड़ाइए जिन्हें लेकर भी एक खास तरह का नियम है। दरअसल राजधानी अशगाबाद में तो आप सिर्फ सफेद या फिर सिल्वर रंग की कार में घूम सकते हैं। काले रंग की गाड़ी रखने पर सख्त मनाही है। कहते हैं कि ये देन पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगली बर्डीमुखामेदोव की है जिन्होंने 2018 में राजधानी से सभी काली गाड़ियों को जब्त करवाने के बाद ये नियम बनाया था। वैसे इसका क्या कारण था उसका कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गुरबांगली को सफेद रंग बहुत पसंद था और वो इसे काफी लकी मानते थे। उन्हें गंदी गाड़ियां भी पसंद नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ की पुलिस गंदी गाड़ी रखने वालों पर खास नजर रखती है। वैसे गंदगी और प्रतिबंध से याद आया कि राजधानी अशगाबाद में तो एक समय कुत्तों पर भी बैन लगा दिया गया था क्योंकि सरकार का मानना था कि कुत्ते सड़कों को गंदा करते हैं और लोगों पर हमला भी कर सकते हैं। इस प्रतिबंध के कारण ही कई लोगों को अपने पालतू कुत्तों को छोड़ना पड़ गया था। वैसे पूर्व राष्ट्रपति की सफेदी की खुमार सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। अशगाबाद के नाम के एक खास रिकॉर्ड भी है, प्लेस विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्लैड बिल्डिंग्स, यानी सबसे ज्यादा सफेद संगमरमर से बनी इमारतों वाली जगह। यहाँ अशगाबाद के नाम का मतलब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है मोहब्बत का शहर, और मोहब्बत के शहर से याद आया कि तुर्कमेनिस्तान में एक नर्क का दरवाजा भी मौजूद है साहब, जिसे गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है। नर्क का दरवाजा एक विशाल गड्ढा है जो 200 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों की माने तो ये विशाल गड्ढा 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में इसमें आग लगी। वैसे इतने सितम के बाद भी तुर्कमेनिस्तान के लोगों के लिए यहाँ की सरकारों ने कुछ एक अच्छी चीजें भी की हैं जो उन्हें यहाँ जीने की वजह देती है। जैसे 1993 से यहाँ के लोगों को मुफ्त पानी, बिजली और गैस दी जा रही है। ये भी पूर्व राष्ट्रपति न्याज़ोव द्वारा लगाया गया एक नियम था। नियम अनुसार हर व्यक्ति को महीने में 25 किलोवाट बिजली, 50 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 250 लीटर पानी मिलता है। हालांकि साल 2008 में राष्ट्रपति गुरबांगली ने हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 120 लीटर ईंधन देने के लिए भी एक नई सब्सिडी जोड़ी है। मगर फिर भी इतने सितम और सख्त कानून के साथ जीने वाले लोगों के लिए हमें तो ये सब चीजें अपनी आजादी गिरवी रखने की कीमत नजर आती हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों की हालत देखकर मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ साहब कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जहां आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, अपना नेता, सरकार सब कुछ खुद चुन सकते हैं और चीजें सही ना लगने पर उनका विरोध भी जता सकते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।